एक कहावत है कि इंटरनेट नेवर फॉरगिव्स एंड नेवर फॉरगेट्स। तो कोई चीज़ अगर हमने अपलोड कर दी या हमने डाल दी, चाहे वो क्लाउड पे जा रही है, वो कहीं भी जा रही है, कितनी सिक्योर क्यों नहीं है। सब लोग आजकल ऑफर कर रहे हैं 5 GB मेरे से ले लो, क्लाउड स्टोरेज ये ले लो। दे आर बेसिकली टेकिंग योर डेटा। डेटा इज़ द मोस्ट वैल्यूबल थिंग टुडे, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो इंडिविजुअल है। तो हम डेटा दे रहे हैं और डेटा को यूज़ करके क्या हो रहा है, चैट जीपीटी आ गया। चैट जीपीटी आपका सब हमारे डेटा पे लर्न कर रहा है वो। तो डीआरडीओ ने एक साइबर माइस बनाया, क्योंकि हम कई ऐसी जगह है जो हम नहीं जा सकते। तो माइस एक ऐसी चीज़ होती है, चूहा, जो कहीं भी चला जाता है। तो मान लीजिए कहीं पर कोई ऐसा अटैक हुआ है जहाँ ह्यूमन नहीं जा सकते, तो वो लाइव चूहे हैं, चूहे तो सब जगह घूमते हैं। अगर हम कोई मशीन भेजेंगे तो उसको तोड़ दिया जाएगा। तो वो चूहा जाके कहीं पर, उसमें कैमरा लगा हुआ है, तो वो चूहा जाके वहाँ से पूरी आपको, और सेंसर्स भी हैं, पूरा डेटा इकट्ठा करके आपको भेज रहा है। तो आपको बिना गए उस जगह पे, बिना ह्यूमन बीइंग को थ्रेट हुए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। नमस्ते दोस्तों, हमने काफी सारे मिलिट्री पॉडकास्ट क्रिएट किए शो पर आज हम डीआरडीओ के बारे में ज्यादा जानेंगे, साइबर सिक्योरिटी के बारे में ज्यादा जानेंगे, साइबर वॉरफेयर और द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर के बारे में ज्यादा जानेंगे ओपी मनोचा सर की वजह से। अब वो राइटर बन चुके हैं, पर सालों तक, डेकेड्स के लिए उन्होंने डीआरडीओ में काम किया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो भी हथियार भारत में बनते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हमारी फौज यूज करती है, उन इक्विपमेंट्स की डेवलपमेंट पहले डीआरडीओ में स्टार्ट होती है। तो ये काफी ज्यादा सीक्रेटिव पॉडकास्ट था। सर ने हर सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि देश की सिक्योरिटी के लिए डीआरडीओ नीड्स टू बी स्लाइटली सीक्रेटिव। पर सर ने बहुत कुछ समझाया है वॉरफेयर के बारे में, जियोपॉलिटिक्स के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में, साइंस के बारे में। इन्होंने रिसर्च विंग ऑफ डीआरडीओ में काम किया था। तो प्लीज़ एंजॉय कीजिए, बहुत कुछ सीखिए आज के एपिसोड से। टीआरएस का मज़ा यही है कि आपको एक पूरा अलग पर्सपेक्टिव मिल जाता है, क्योंकि मानव जाति का फ्यूचर थोड़ा सा डेंजरस है दोस्तों। बहुत कुछ हो रहा है टेक्नोलॉजी वाइज, और हमें इन सारी चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एंजॉय द एपिसोड, सीखिए और जानिए कि हमारे फ्यूचर में क्या क्या हो रहा है, स्पेशली फ्रॉम अ वॉर पर्सपेक्टिव। ये है आज का स्पेशल एपिसोड ओपी मनोचा सर के साथ। ओपी मनोचा सर, टीआरएस में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा सीरियस कॉन्वर्सेशन करेंगे आपके साथ आज इस कैजुअल स्टाइल में। बिल्कुल। मैं आपके साथ कैजुअल कॉन्वर्सेशन इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि आप एक बहुत सीरियस रोल में कुछ रिसर्च करते हैं और लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। आपने एक साइबर सिक्योरिटी को लेकर एक बुक लिखी है। बिल्कुल। पर आज की कॉन्वर्सेशन की शुरुआत हल्के से हमें डीआरडीओ के साथ करनी चाहिए। बिल्कुल। इज दैट फाइन? या इट्स ओके। ये शब्द काफ़ी सारे लोगों ने सुना है, डीआरडीओ। मैंने कॉन्शियसली ये डिसीजन लिया कि ये वाला पॉडकास्ट हमें हिंदी में करना चाहिए। आई फील कि हिंदी ऑडियंस बहुत रैपिडली बहुत कुछ सीख रही है। इस ऑडियंस में से कुछ ऐसे लोग हैं जो आगे जाकर डेफिनेटली डीआरडीओ को ज्वाइन करने वाले हैं। बिल्कुल। पर आज वो सीखेंगे कि डीआरडीओ है क्या। तो आप बताइए, और आप डीआरडीओ से एसोसिएटेड कैसे हैं? तो डीआरडीओ का मतलब है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की प्रीमियर रिसर्च एजेंसी है, जिसमें कि हम जितने भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इवन पैरामिलिट्री सर्विसेज के लिए हम लोग रिसर्च करते हैं। जो वेपनरी वहाँ यूज़ होती है, उनकी इक्विपमेंट यूज़ होती है, उस इक्विपमेंट और वेपनरी की रिसर्च और डेवलपमेंट डीआरडीओ में होती है। इक्विपमेंट की भी होती है और उनके पीछे जो भी हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, बेसिकली हम टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। ओके। एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट ओन्ड इंजीनियरिंग कंपनी है इन सम वेज। इंजीनियरिंग तो नहीं हम कह सकते, रिसर्च कंपनी है बेसिकली, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्योंकि अभी क्या है कि सब टाइप्स है, हमारा एकेडमिया से के साथ टाइप है, हमारी इंडस्ट्री के साथ टाइप है, हमारी प्राइवेट के साथ टाइप है। तो जो भी हम रिसर्च करते हैं बेसिकली, तो हम उनके साथ मिल के भी करते हैं और फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करते हैं इंडस्ट्री को। मतलब काफ़ी सारे प्राइवेट कंपनीज भी है आज के ज़माने में
ये पहले ज़माने की असलियत नहीं थी। पहले सिर्फ गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर करती थी बिल्कुल इक्विपमेंट वेपनरी को। आज के ज़माने में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आ चुकी है, तो आप अपने रिसर्च पेपर्स और रिसर्च रिजल्ट्स उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी शेयर करते हैं। हम शेयर करते हैं, एक लेवल तक शेयर करते हैं, हम टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, क्योंकि देखिए जब वो चीज़ रिसर्च हो रही है उस समय तक उसका एक वो रहता है कि ये बहुत सीक्रेट है और चीज़ें हैं, क्योंकि अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी आ जाएगी। अगर हमारे पास एक मिसाइल बन गई तो वो लोगों के सामने आएगी, तब उसको हम छुपाना नहीं है हमें। लेकिन उससे पहले जो हम रिसर्च कर रहे हैं, जो सीक्रेट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो चीज़ें हम सीक्रेसी शेयर नहीं करते। ओके तो हम बहुत सर्जिकल वे में जो है टेक्नोलॉजी और रिसर्च जो भी चीज़ें हम शेयर करते हैं। बहुत कम लोगों ने DRDO के बारे में सुना क्यों है? क्योंकि कॉन्शियसली इट्स केप्ट स्लाइटली सीक्रेट, कम बातें होती हैं। फॉर द सेम पर्पस विच आई टोल्ड यू दैट वी डोंट वांट टू शेयर मच, लाइक वी आर नॉट वेरी ओपन टू पीपल, क्योंकि टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो कि नेशनल इंटरेस्ट में डेवलप की जा रही हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो भी सिनेरियोज़ हैं, वॉर सिनेरियोज़ या वर्ल्ड में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जियो पॉलिटिक्स वगैरह, उसके हिसाब से हम लोग टेक्नोलॉजी को चाहते हैं डेवलप हो जाए, मैच्योर हो जाए, और देन वी शेयर विद पीपल। तो इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं सुना है, लेकिन DRDO अब तो मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने सुना है। DRDO इतनी मिसाइल्स बना रहे हैं, इतनी चीज़ें बना रहे हैं कि आए दिन न्यूज़ में रहता ही है DRDO। ओके, आई डोंट नो इफ आई एम क्रॉसिंग अ लाइन हियर, पर मिसाइल्स के अलावा किस तरह की टेक्नोलॉजीज डेवलप होती है जनरली स्पीकिंग? देखिए, मिसाइल्स तो एक IGMDP प्रोग्राम था जो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने शुरू किया था, तो उसमें तो हम लोग डेवलप कर ही रहे हैं। सो वी स्टार्टेड विद अग्नि 1 एंड नाउ वी आर मूविंग टू अग्नि 6, जो कि हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। बट अभी उसके अलावा ऑलमोस्ट एवरी फील्ड वी आर वर्किंग, जितनी भी चीज़ें हैं हमारे DRDO उसमें काम कर रहा है। ओके, हाँ, जैसे कि मतलब आई एम अज्यूमिंग आप इसरो के साथ थोड़ा बहुत काम करते हैं। इसरो की टेक्नोलॉजीज़ हमारे साथ हैं, जो बिकॉज डॉक्टर कलाम वाज फ्रॉम इसरो ओनली, तो जो स्पेस टेक्नोलॉजीज़ हैं वो वहाँ से आई, इंटीग्रेट हुई, फिर हम लोग अपनी भी बना रहे हैं। जो इसरो सैटेलाइट्स भेजता है स्पेस में वो हम यूज़ करते हैं, उसका डेटा यूज़ करता है DRDO। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। और अभी रिसेंटली जैसे आपने सुना होगा, एक्चुअली हमारे टेक्नोलॉजी कुछ हमारे 8 to 10 हमारे टेक्नोलॉजी डायरेक्टरेट्स हैं, जिसके अंदर नेवल सिस्टम्स आते हैं, एयर आता है, मतलब बहुत सारी इसमें हमारे टेक्नोलॉजी के एरियाज़ हैं जो कवर करते हैं हम। ओके, क्या DRDO दूसरे देशों के रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करती है? कोलैबोरेशंस हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी, लेकिन हमारे सब इंडिजिनस है। स्पेशली मेक इन इंडिया के बाद जो है मोदी जी के, हम लोग सारी चीज़ें इंडिजिनस बना रहे हैं, सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहे हैं जी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ रिलायंस, ताकि डिनाइल ऑफ टेक्नोलॉजी अगर होती है या अगर कहीं से भी कोई डिनाइल ऑफ इक्विपमेंट है, जैसे कि पहले होते थे इंपोर्ट होते थे, अब हमें कुछ ज़रूरत नहीं है। माइक्रोचिप से लेके और सिस्टम्स तक हम लोग खुद बना रहे हैं अपने। ओके, एक ब्रेक लेना चाहूँगा इस कॉन्वर्सेशन से और ये कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत कूल लग रहा है आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप G.I. जो जानते हो? G.I. जो जानता हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई G.I. जो से बात कर रहा हूँ। एनीवे, कमिंग बैक टू द कॉन्वर्सेशन, ओके, आप बार बार टेक्नोलॉजी वर्ड यूज कर रहे हो, यानी कि इंजीनियरिंग बेसिकली सम फॉर्मेट। या इंजीनियरिंग इज ऑलवेज देयर इन टेक्नोलॉजी। ओके, ऑलराइट, आई एम अज्यूमिंग कि एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है जो रेगुलरली एक प्रॉब्लम पर काम कर रहे हैं बेस्ड ऑन द डेटा यू आर गेटिंग फ्रॉम अदर एजेंसीज, और फ्यूचर के लिए टेक्नोलॉजीज बना रही है। बिल्कुल। आई एम ऑल्सो अज्यूमिंग 2 थिंग्स। फर्स्टली, जियोपॉलिटिक्स के बारे में मैंने 2 चीज़ें सीखी है। पहली चीज़ ये है कि जियोपॉलिटिक्स एक लीनियर गेम नहीं है। कभी कभी बहुत कुछ हो जाता है जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में, कभी भी कुछ नहीं होता है, सालों के लिए कुछ नहीं होता है। पिछले 4 सालों में बहुत कुछ हुआ है। तो ऐसे सिनारियो में फ्रॉम एन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव शायद DRDO का काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। Am I correct in saying that? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्पेशली मेक इन इंडिया के बाद, हाँ जी, जब हम सेल्फ रिलायंस और ये सब चीज़ों के कारण DRDO का काम बहुत बढ़ गया है और हम सारा कुछ अपना बना रहे हैं। सब कुछ हमारा इंडिजिनस है। वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी अदर कंट्री, रादर वी आर एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्रीज आवर डिफेंस प्रोडक्ट्स। ये भी मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि जियोपॉलिटिकली स्पीकिंग, अगर आपको अपने देश को पावर दिलवाना है तो पहले आपको पैसे कमाने होंगे देश के लिए, और बेसिकली आपको एक्सपोर्ट करना होगा, आपको एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना होगा देश में। इस तरह से आपका देश ज़्यादा अमीर बनता है एंड यू बिकम मोर जियोपॉलिटिकली पावरफुल। ओके, ठीक है, तो ये बेसिक्स हमारे हो गए। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने क्या पढ़ाई की है,
लाइक आपने DRDO ज्वाइन कैसे किया? देखो, आई एम फ्रॉम देहरादून, तो उस समय तो वहाँ पर इंजीनियरिंग वगैरह में बहुत कम लोग जाते थे, और जाते भी थे तो कम कॉलेजेस थे, बहुत IITs होती थी, और मे बी थोड़े से ये सब प्राइवेट कॉलेजेस ये सब कुछ नहीं थे। तो उस समय पोस्ट ग्रेजुएशन की थी मैंने फिज़िक्स में, सो आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन फिज़िक्स इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशलाइजेशन। सो इट वाज माई ड्रीम कि आई हैव टू डू सम रिसर्च। तो जब मैं छोटा था तो मैं कुछ माइक्रोफोन या मेरे जो डैड का जो ईयरफोन होता था उसको मैं तोड़ के खोल देता था, उसमें से डायफ्राग्राम निकाल के, मैग्नेट निकाल के उसको मैं देखता रहता था। तो शुरू से एक इंस्टिंक्ट था रिसर्च और इन चीज़ों के लिए। ओके, आप असल में एक इंजीनियर हो ना कि इंजीनियर कह लो या डिस्ट्रक्टिव इंजीनियर। ओके, थोड़ा ही है, रैंचो की तरह आपने Three रैंचो Idiots की देखा? तरह, सॉर्ट ऑफ रैंचो। पहले ऐसे होते थे सब। ओके, ऑलराइट। पर DRDO ज्वाइन कैसे किया आपने? डू यू गेट पिक्ड अप? So I picked up DRDO क्योंकि एक्चुअली माई मॉम वॉज वेरी इमोशनल पर्सन, तो शी डिडंट वांट मी टू गो आउट ओके, कि आप बाहर जाऊँ, कहीं बाहर जॉब करूँ। तो उसने कहा यार यहाँ पे 2 लैब्स हैं, दे अराउंड, एक्चुअली DRDO स्टार्टेड इन 1958 विद 10 लैब्स, तो अभी दे आर मोर देन 50 लैब्स। तो देहरादून हैज़ 2 लैब्स, ओके, वन इज़ बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंटेशन और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। तो आई जॉइंड द इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, सो देयर वाज अ वैकेंसी, आई जॉइंड एज एन असिस्टेंट। So at that time they called it junior scientific assistant, and then departmental exams देके then I become an officer, scientist B. तो scientist B से start करते करते then the journey was up to scientist G. So we have another option, उसके बाद होता है scientist H भी होते हैं, और उसके बाद then we have directors and other things. तो I moved up to G and then I retired. ओके, मतलब आपके साइंटिफिक स्किल्स एडवांस होते हैं इस जर्नी में, एंड यू गेट Scientific skills और responsibilities advance होती हैं, kind of projects you are handling, you get more manpower, more people, more technologies to develop, area बढ़ते हैं। साइंटिफिक स्किल्स होते क्या है? साइंटिफिक स्किल देखिए क्या होता है कि एक्चुअली हमें इनोवेशन करना है, वी वांट टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज। हाँ जी, तो साइंटिफिक स्किल्स उसमें ये है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आप क्या टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, क्या वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है, तो उससे बेटर हम क्या बना सकते हैं, वहाँ हम साइंटिफिक स्किल्स यूज़ करते हैं, तब हम साइंस की बात करते हैं। ओके। एक बहुत रॉ सवाल है, इजराइल इतना ज़्यादा एडवांस्ड कैसे है? अब तो इंडिया भी है इजराइल जितना? ऑलमोस्ट यू कैन से, ओके, एटलीस्ट वी आर एमिंग कि हम उससे आगे जाएं। क्या ये PM मोदी की वजह से हुआ है? मोदी जी का बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मोदी चाहते हैं कि हम सारी चीज़ें हम लोग अपनी कंट्री में करें। इवन our डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, वो भी चाहते हैं कि सब कुछ हम कंट्री के अंदर ही डेवलप हो, हमें किसी की तरफ मुंह ताकना ना पड़े किसी भी टाइप की टेक्नोलॉजी के लिए। चाणक्य नीति। चाणक्य नीति आप कह लीजिए या फार साइटेडनेस कह लीजिए, ओके, दूरदृष्टा। अब मिले उनसे? मैं डॉक्टर कलाम से तो मिला, उनके साथ मैंने काम किया। ओके, उनके साथ काम किया, बैठ के ऐसे साथ में काम किया उनके। बताइए फर्स्ट इम्प्रेशन क्या थी, कैसे थे? फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छी थी। तो जैसे कि सुनते थे उनके लिए कि बहुत ही सिंपल है, तो जहाँ उनका गेस्ट हाउस था दिल्ली में, वहीं बैठ के हमने काम किया था। तो अपना वीणा वगैरह भी बजाते थे, और बहुत ही सिंपल वे में ऐसा लगता था कि और किसी साइंटिस्ट हमारे जो कोई कोवर्कर हैं उनके साथ बैठ के काम कर रहे हैं। साइंटिस्ट के बारे में मैंने ये जाना है कि क्रिएटिविटी एक फैक्टर होता है साइंटिस्ट की जर्नी में, आप ये मानते हो? बहुत बड़ा फैक्टर होता है, सबसे बड़ा। साइंस इज ऑल्सो एन आर्ट। एक्चुअली क्या है कि अगर हम कोई पेंटिंग बनाते हैं या कोई हम म्यूजिक कंपोज करते हैं, तो साइंस इज ऑल्सो लाइक कंपोजिंग सम टेक्नोलॉजी। ओके, इट्स अ पीस ऑफ आर्ट विच वन क्रिएट्स। यही डॉक्टर कलाम की महानता थी। डॉक्टर कलाम की महानता ये थी, उनका विजन था बहुत बड़ा, फार साइटेडनेस थी कि कंट्री में मुझे सब कुछ चाहिए, ये सब चीज़ें, मिसाइल टेक्नोलॉजी जब वो लाए स्पेस से, तभी वो यहाँ आए थे हमारे यहाँ DRDO में। ओके, और कुछ बताएंगे उनके बारे में एज अ ह्यूमन बीइंग, वो कैसे थे? ह्यूमन बीइंग बहुत सिंपल थे, एक कमरे में रहते थे, वो हॉस्टल टाइप का रूम में रहते थे। और जैसे मैंने आपको बताया, रात को तो 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक काम चलता था, तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर जाके उसके बाद उनकी वीणा की आवाज़ सुनाई देती थी, वो अपना मेडिटेटिव उसमें जाते थे। तो उस समय तो हमें इतना नहीं था, हमने कहा ठीक है यार, हमारे तो बॉस थे वो, बिकॉज ही वॉज द साइंटिफिक एडवाइज़र टू DRDO चेयरमैन। तो बट मतलब बहुत अच्छा लगता था उनके साथ काम। एज अ बॉस वो कैसे थे? एज अ बॉस वो बहुत अच्छे थे, बहुत लोगों को वो फ्रीडम देते थे कि आप काम कीजिए, टेक्नोलॉजी बनाइए, जो रिसोर्सेज चाहिए वो उपलब्ध कराते थे। तो मेरे ख्याल से वो DRDO का कल्चर है कि आप
को बहुत फ्रीडम मिलती है काम करने के लिए। तो जैसे आपने कहा कि हमारे बहुत से ऐसे श्रोता होंगे जो DRDO ज्वाइन करना चाहेंगे, तो उनको टेक्नोलॉजी पे काम करने का बहुत अच्छा मौका है, देश की सेवा करने का बहुत अच्छा मौका है ये। ओके दोनों पैशन इसमें पूरे होंगे। ओके, अभी हम वो एजुकेशन टॉपिक के बारे में बात करें जो आपने अब कहा कि अगर लोगों को DRDO ज्वाइन करना है तो पहला स्टेप क्या होता है? इंजीनियरिंग करनी पड़ती है? देखिए 2 लेवल पे ज्वाइन कर सकते हैं आप, या तो आप ग्रेजुएशन आपने साइंस में किया है, या फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं या इंजीनियर हैं तब आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो डायरेक्ट एंट्रीज हैं जो साइंटिस्ट B लेवल पे होती हैं, विच इज़ अ गेस्टेड पोस्ट। ओके, तो उसमें रेगुलरली हमारे इनटेक होते हैं, जो रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर है वो एग्ज़ाम्स करवाते हैं साइंटिस्ट B के, तो उसमें डायरेक्टली पीपल कैन जॉइन ए साइंटिस्ट B ओके, एंड देन दे कैन मूव अप टू, देयर इज नो लिमिट। ओके। आई एम अज्यूमिंग कि मिलिट्री के जो हेड्स हैं वो रेगुलरली DRDO से बात करते हैं और कहते हैं कि अभी इसकी ज़रूरत है, अभी उसकी ज़रूरत है। आई हैव ऑल्सो अंडरस्टूड कि इन वॉर 2 सबसे बड़े फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर होता है इक्विपमेंट, मतलब योर टेक्नोलॉजी, और दूसरा फैक्टर होता है लॉजिस्टिक्स। तो आप लॉजिस्टिकली भी मिलिट्री को हेल्प करते हो? एक पिन से लेके और एक मिसाइल तक बनाता है, सब कुछ, सब टेक्नोलॉजीज़ में हेल्प करता है। लॉजिस्टिक्स में हम लोग हेल्प करते हैं। हम कोई भी जैसे कहीं पे, अभी हमारी एक पैंगोंग में एक हमारी हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे एक नेचुरल कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है जहाँ पर हम ऑर्गेनिक और चीज़ें स्टोर करते हैं, इतनी हाइट पर मान लीजिए है। तो सारी टाइप की फैसिलिटी सब कुछ DRDO करता है। इवन कोविड-19 में DRDO मेड मोर देन 100 प्रोडक्ट्स। जैसे कि उसने एक सिस्टम बनाया था जो कि स्पीच एनालिसिस करके आपका थ्रोट इन्फेक्शन बताता है कि कहीं आपके गले में इन्फेक्शन तो डेवलप नहीं हो रहा है। नॉर्मल स्पीच है तो वो इसमें हमारी कुछ सिग्नल प्रोसेसिंग वगैरह यूज़ करके वो सब बताता है। फिर क्राउड टेम्परेचर लेने के लिए हम लोगों ने जो थर्मल कैमराज और ये सब यूज़ करके वो बनाया था कि क्राउड का इन जनरल टेम्परेचर क्या है, कहीं कोविड स्प्रेड तो नहीं हो रहा। फिर हमने उसको जियो फेंसिंग करने के लिए, जो कोविड के, मान लीजिए कोई कोविड से ग्रस्त है तो वो और लोगों में स्प्रेड ना हो, तो जियो फेंसिंग के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज़ बनाई थी। तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो, ये तो मैं सिंपल टेक्नोलॉजी क्योंकि मैं बता सकता हूँ, ये यूज़ किए हैं लोगों ने। फिर हमने उसमें अनमैन्ड व्हीकल पे हम लोगों ने जो स्प्रे करने के लिए, जितने भी आपका ये जो था, जो स्प्रे करते थे उस समय, उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए वो वाली व्हीकल्स यूज़ की, सो दैट एरियाज वेयर पीपल कैन नॉट एंटर, ऐसे करके। तो रोबोटिक्स, ये एवरीथिंग वी डेवलप। ओके, मैंने ये जाना है कि पहले मिलिट्री के लिए टेक्नोलॉजीज डेवलप होती है, फिर वही टेक्नोलॉजीज मेक द वे टू द पब्लिक डोमेन। यस, स्पिन ऑफ है वो, दोज आर स्पिन ऑफ। आपने मिलिट्री के लिए बनाया, रिसर्च करी। जैसे इंटरनेट था पहले, यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होता था, डिफेंस में होता था, डापा वाज यूजिंग, उसके बाद ओपन हो गया पब्लिक के लिए जब बहुत कॉमन हो गया। तो ऐसे कई टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जो ओपन हो जा रही हैं पब्लिक के लिए, पीपल आर यूजिंग इट कॉमनली। मोबाइल में इतने अच्छा कैमराज और इतनी अच्छी चीज़ें आ गई, ये सब कहीं ना कहीं डिफेंस से ही आ रही हैं। ओके, बेसिकली आपको पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, थोड़ा सा एटलीस्ट टेक्नोलॉजिकली स्पीकिंग। फ्यूचर सब पता है। और फिर फ्यूचर को जानकर आपने साइबर सिक्योरिटी पर एक बुक लिखी है, इसका मतलब क्या है? साइबर सिक्योरिटी पे बुक साइबर क्राइम के ऊपर लिखी है, और फ्यूचर को जान के से लिखी है कि साइबर क्राइम जो है ये आने वाले टाइम में बहुत स्केरी रूप लेने वाला है, बहुत डरावना होने वाला है ये। अभी तो साइबर क्राइम हम छोटे छोटे सुन रहे हैं कि यार मेरे पैसे निकल गए बैंक से, मेरा ये हो गया, लेकिन अब ये ऑर्गेनाइजेशंस को इम्पैक्ट करेगा आगे चल के। मतलब हैकिंग होगी, हैकिंग हो रही है, और हैकर्स जो हैं वो क्या करेंगे, अब ग्रुप्स में काम करेंगे। दे विल बी वर्किंग लाइक कॉर्पोरेट्स। इट इज़ नो लॉन्गर कि कोई किडी है और उसने कुछ एक किट मंगाई और उससे अपना हैकिंग शुरू कर दी। अब ग्रुप्स हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में करेंगे, और फिर स्टेट स्पॉन्सर्ड भी हैं चीज़ें, यानी कि दूसरे देशों ने स्पॉन्सर किए चीज़ें। रोग नेशंस हैं कुछ ऐसी जो हमारे, जो नहीं है हमारे ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, फ्रेंडली क्या नहीं है, जो हमारे जो एनिमी नेशंस हैं, तो हमारे क्या सभी के जो आपस में जो भी एनिमीज़ हैं, तो वो सब यूज़ करेंगे, इन चीज़ों को स्पॉन्सर करेंगे। तो क्या होता है, हैकर के पास बहुत रिसोर्सेज आ जाती हैं। अभी तो वो एक खुद ही करता रहता है अकेले बैठ के, वो टाइम अब जाएगा, अब ग्रुप्स में होंगी ये सब चीज़ें। तो कोई भारतीय खुद को प्रोटेक्ट कैसे कर सकता है? देखिए, खुद को इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करना, ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करना, 2 तरीके हैं, 2 टाइप के अटैक्स हैं, है ना। एक तो जो इंडिविजुअल पे हो रहे हैं, जिसमें कोई हमारा किसी नेशन को नुकसान पहुंचाना या वर्ल्ड वॉर करना पर्पज़ नहीं है। दूसरा है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो अटैक्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना। तो दोनों के अलग अलग तरीके हैं।
बहुत सारे पुलिस फोर्स के लोग साइबर क्राइम के बारे में बात कर रहे हैं आजकल, क्योंकि आई थिंक द प्रॉब्लम इज इंक्रीजिंग इन साइज। एम आई राइट? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा साइबर अटैक्स हो रहे हैं लोगों पर, yes. क्योंकि बहुत सारे लोग कोडिंग भी सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैकिंग भी सीख रहे हैं, और एक ह्यूमन इंटेंशन के ऊपर निर्भर होता है कि आप क्या करेंगे उन स्किल्स के साथ। क्या आप कोडिंग को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज़ करेंगे या हैकिंग के लिए यूज़ करेंगे और फास्ट मनी कमाएंगे? दैट्स बेसिकली द मोस्ट कॉमन साइबर क्राइम ऑन एन इंडिविजुअल लेवल। पर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड साइबर क्राइम्स के बारे में बात की है, ये थोड़ा बताइए। आई डोंट इवन नो वेयर टू स्टार्ट दिस टॉपिक। इस टॉपिक के एबीसीज। हाँ, इसको हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं। एक कहावत है कि इंटरनेट नेवर फॉरगिव्स एंड नेवर फॉरगेट्स। तो कोई चीज़ अगर हमने अपलोड कर दी या हमने डाल दी, चाहे वो क्लाउड पे जा रही है, वो कहीं भी जा रही है, कितनी सिक्योर क्यों नहीं है। सब लोग आजकल ऑफर कर रहे हैं 5 GB मेरे से ले लो, क्लाउड स्टोरेज ये ले लो। दे आर बेसिकली टेकिंग योर डेटा। डेटा इज़ द मोस्ट वैल्यूबल थिंग टुडे, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो इंडिविजुअल है। तो हम डेटा दे रहे हैं और डेटा को यूज़ करके क्या हो रहा है, चैट जीपीटी आ गया। चैट जीपीटी आपका सब हमारे डेटा पे लर्न कर रहा है। वो इट्स अ मशीन लर्निंग सिस्टम। तो वो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारा डेटा लेके और सेल्फ लर्निंग कर रहा है। उसको प्रोग्राम करके हमने छोड़ दिया। अब उस प्रोग्राम से पैसे नहीं कमाने, अब उसको यूज़ करके बच्चे एसेज लिख रहे हैं, कॉम्पोजिशंस लिख रहे हैं। इवन मैं आपको जो तुमने बात की कि अभी कि हम कोड लिख के हैकिंग करेंगे, कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है अब। एक मैं इंस्टेंस पढ़ रहा था, किसी ने चैट जीपीटी को बोला मुझे एक कोड लिख के दीजिए। चैट जीपीटी ने पाइथन लैंग्वेज में कोड लिखा, जिसमें सारी उसने जो फोल्डर्स, पर्टिकुलर टाइप की फाइल्स, जैसे हमारे कंप्यूटर पे कोई डॉक्यूमेंट फाइल होती है वर्ड की या कोई एग्जीक्यूटिबल फाइल होती है, सारी फाइलें इकट्ठी की उसने, उन सबको एक रैंडम फोल्डर में डाला, उनको जिप किया और उसको एक ऐसी जगह अपलोड कर दिया जो कि एक सिक्योर क्लाउड स्टोरेज था। और उसके बाद फिर पूरा सिस्टम वाइप ऑफ कर दिया और फिर उससे रैंसमवेयर में पैसे मांगे कि ये आपका डेटा जो है यहाँ पड़ा है। तो वो पूरा कोड उसने लिख के दे दिया। तो इट इज़ लाइक अ नाइफ। आप चाकू से सब्जी भी काट सकते हैं या किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। बेसिकली लाइक सेइंग आपने एक रोबोट बना दिया है खुद के लिए, और अगर आप क्रिमिनल माइंडेड हो आप फिर उस सुपर रोबोट को यूज़ करोगे अपने क्राइम्स के लिए। ओके तो जैसे स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि अब जो एआई जो है ये इट विल सी द एंड ऑफ द ह्यूमन। आप ये मानते हो? बिल्कुल। ओके, इट विल ओवरटेक। ओके, चलो इसके बारे में बात करते हैं। यस। द मोस्ट important reason that I was excited about this conversation was क्योंकि मुझे फ्यूचर के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है। yes. पर फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए आपको प्रेजेंट डेटा की ज़रूरत चाहिए होती है, प्लस आई थिंक यू नीड एक्सपीरियंस व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट सिनारियो, और आपके पास तीनों है। एक और चीज़ चाहिए होती है। बोलो। आपको अपने 3D से बाहर निकलना पड़ता है, आउट ऑफ दिस 3 डायमेंशन से। हम जो हमारी सोच लिमिटेड है ना, हमें साइंस फिक्शन में जाना पड़ता है फ्यूचर के लिए, जो कि लोग जल्दी से नहीं मानते। मैं एज अ साइंटिस्ट अगर बताऊंगा तो शायद लोग सोचेंगे कि यार ठीक बता रही है, कोई और बताएगा तो उसको रिडिक्यूल कर देंगे। सो वो रामा, जैसे कि मैं नहीं, मैं मस्ती कर रहा हूँ, बोलो सर। एक रामा होता है, रामा कॉन्सेप्ट है कि जिसमें आप कोई आइडिया किसी को देंगे सबसे पहले रिडिक्यूल किया जाएगा। मैंने जैसे आपके शोज में आते हैं एलियन, तो लोग कहता है एलियन ये तो रिडिक्यूल हो नहीं सकते, है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम ए से कुछ है, मैं भूल गया, फिर एम से है मेलोड, तब थोड़ा सा सॉफ्ट होते हैं लोग। फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस आता है। तो अगर हम कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी चीज़ों फ्यूचर की बात करते हैं, जब मैं कहता हूँ कि एआई हमें टेक ओवर कर लेगा, रोबोट्स टेक ओवर कर लेंगे, तो सबसे पहले रिडिक्यूल होगा, यार कैसे कर सकते हैं, उनके तो इमोशंस नहीं है, उनमें तो कोई सेंसिटिविटी नहीं है। लेकिन वो सब बिल्ट इन हो रही है चीज़ें, ये सब आ रही हैं धीरे धीरे। बताइए। ओके, आई विल गिव यू अ वेरी यूथ/स्टूडेंट पर्सपेक्टिव। हाँ, मेरे भाई हैं एक प्रथम मित्तल, शो पर आए थे, उन्होंने फ्यूचर ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करी। बहुत सारी जॉब्स रिप्लेस होने वाले एआई की वजह से, और तब आई थिंक चैट जीपीटी 4 जस्ट लॉन्च हुआ था। आजकल हर कोई यूज कर रहा है चैट जीपीटी, ऑलमोस्ट हर जॉब में लोग यूज कर रहे हैं चैट जीपीटी। लोग एआई के सिर्फ इस पहलू को जानते हैं, और फिर एक कॉन्स्पिरेसी थियरी के डोमेन में कॉन्वर्सेशंस चली जाती है, जो आपने कहा। पर क्योंकि आप एक साइंटिस्ट हो, क्योंकि आपने डीआरडीओ में काम किया, आई फील यू हैव द राइट टू टॉक अबाउट द डेंजर्स ऑफ एआई। तो आई वुड एक्चुअली लाइक फॉर यू टू एक्सप्लेन बेसिक्स ऑल्सो। मतलब जिन लोगों ने चैट जीपीटी के बारे में अब तक नहीं जाना, नहीं यूज़ किया, बेसिक्स से लेकर फ्यूचर तक के बारे में कुछ बताइए सर। देखो, हम जब एआई की बात करते हैं तो क्या होता है कि पहले हम लोगों ने क्या किया, मसल्स को रिप्लेस किया मशीन से।
पहले हम लोग फिजिकल काम करते थे, फिर मशीन्स आ गई क्योंकि मसल थक जाती थी, लोग थक जाते थे। मशीन्स थकने नहीं, मशीन पूरा दिन काम करती रहती हैं, 24 घंटे भी काम कर सकती हैं। फिर उसके बाद लोगों ने कहा यार ये आदमी के अंदर और क्या है इंसान में, एक और उसके पास दिमाग भी है, तो उन्होंने ब्रेन को भी रिप्लेस कर दिया मशीन से। तो ये जो है इट इज़ नॉट कि डेंजरस है, ये यूज़फुल भी है, काम आ रहा है, रोबोटिक सर्जरी ये वो सब कुछ इससे हो रहे हैं। तो अब क्या हुआ, मसल और ब्रेन दोनों रिप्लेस हो गए मशीन से। तो नाउ मशीन्स आर इंटेलिजेंट। तो किसी भी एआई सिस्टम, यू वांट मी टू कट शॉर्ट एंड नो सर, गो इनटू डिटेल। आई विल गो इनटू डिटेल। हाँ। तो एआई सिस्टम में क्या होता है, एआई सिस्टम में क्या होता है, ह्यूमन होता है। जैसे कि मान लीजिए आप हैं, आप कुछ चाहते हैं कि मैं यार मेरे से ना पूछ के कोई मशीन बैठी हो मेरी जगह, तो आप उससे पूछेंगे, वो कब आपको बता पाएगी, जब उसके पास नॉलेज होगी। तो वो नॉलेज कहाँ से आएगी, उसके लिए नॉलेज इंजीनियर्स होते हैं। यू आर एक्टिंग लाइक अ नॉलेज इंजीनियर नाउ, क्योंकि आप मेरे से नॉलेज निकाल के इसको किसी फॉर्मेट में स्टोर कर रहे हैं। सो नॉलेज इंजीनियर्स क्या करते हैं, जो हमारा एक्सपर्ट होता है, डॉक्टर है या इंजीनियर है या कोई साइंटिस्ट है, उसके नॉलेज निकालते हैं और उसको एक नॉलेज बेस में डाल देते हैं। फिर नॉलेज बेस होता है और एक रूल बेस होता है। फिर उनको यूज़ करके एक नॉर्मल यूज़र क्वेरी करता है कि यार व्हाट विल बी द वेदर टुडे। तो वो जो क्वेरी है वो रूल बेस पे जाती है, देखती है क्या डेट, टाइम, लोकेशन, क्या चीज़ें हैं, वो अपने नॉलेज बेस में से निकाल के उस यूज़र को आंसर दे देती है। सो दिस इज़ अ कंप्लीट एआई सिस्टम। किसी भी एआई सिस्टम हो ऐसे ही काम करता है। प्लस टाइम के साथ और डेटा के साथ वो एआई सिस्टम बहुत ज़्यादा मशीन लर्निंग है ये। मशीन लर्निंग क्या है, इट इज़ द मशीन इज़ टॉट टू लर्न इन अ वे इन विच ह्यूमन लर्न्स। जैसे एक इंसान लर्न करता है वैसे मशीन लर्न कर रही है और अपने आप को इम्प्रूव कर रही है। इट इज़ नॉट ओनली कि खाली उसने आपको जो इन्फॉर्मेशन दे दी, वो उसकी अपने आप लर्निंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर बन गया उसका, अब कुछ नहीं करना। अब मशीन खुद लर्न करते रहेगी अपनी, उसका फीडबैक सिस्टम होता है कि क्या मैंने जो आउटपुट दिया उसमें क्या गलतियाँ थी, कैसे मैं इंप्रूव करूँ। चैट जीपीटी पूछता है इज इट ओके, आपसे पूछता है थम्स अप, थम्स डाउन या क्या, वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, लर्न कर रहा है। और दुनिया भर के लोग चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हैं, सब यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी से चैट जीपीटी के सिस्टम्स इंप्रूव हो रहे हैं। Yes. ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एल्गोरिथम बन रहा है। मुझे याद है 1999 में मैंने खुद गूगल को पहली बार यूज़ किया था और मुझे बहुत क्रेजी लगा कि ऐसी कोई वेबसाइट है। और लाइफ में दूसरी बार अब लगा है जब मैं गूगल के बदले जीपीटी यूज़ कर रहा हूँ चीज़ों को जानने के लिए। मैं जो रणबीर कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि क्योंकि यूथ आपके बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं, इसमें बहुत करीब 3-4 करोड़ लोग आपके फॉलोअर्स हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ उनसे, मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि आप जो भी काम करो, एआई को रिडिक्यूल मत करो। एआई को आप ये मत समझो कि हमारा दुश्मन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें अपने आप को स्किल करो, ये स्किल डेवलप करो। गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। मतलब क्या सर? मतलब ये कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना दोस्त समझ के चलो। आप जो भी चीज़ है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नज़रों से देखो कि इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे आ सकती है। आप अपने आप को स्किल्स उसमें अपग्रेड करो, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। आप क्रिएटिव काम कर रहे हो, उसमें आप पेंटिंग बना रहे हो। चैट जीपीटी को क्या किया लोगों ने, कहा कुछ रैंडम, अभी लोग क्या कर रहे हैं, चैट जीपीटी से पैसे कमा रहे हैं। कैसे कि वो कुछ रैंडम पेंटिंग्स बनाते हैं एंड दे सेल इट ऑन इंटरनेट। कुछ ई बुक्स लिखते हैं रैंडम किसी सब्जेक्ट पे और दे आर सेलिंग इट ऑन इंटरनेट। तो कहीं भी आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म नहीं होगी, जॉब्स ख़त्म नहीं होंगी, आपका टूल है वो। ओके आप साइकिल पे चलते थे, स्कूटर पे चलते थे, कार पे जा रहे हैं, आप मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, तो इंसान ख़त्म नहीं हुआ, जॉब्स ख़त्म नहीं हुई, नई जॉब्स क्रिएट हुई हैं, प्लस एक अपॉर्चुनिटी है, हमें एक नया एरिया मिल गया काम करने के लिए। ओके, दिस व्हाट आई वांट टू से, जो मैसेज है। ओके, बेसिकली आपको स्किल अप करने की ज़रूरत है। हाँ, स्किल अप करना है और एआई में स्किल अप ज़रूर करना है, Alright. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑलराइट, जैसे मैंने आपको पूछा कि कोई भी टेक्नोलॉजी जो एक डिफेंस एजेंसी यूज़ कर रही है या डेवलप करती है, वो थोड़े टाइम बाद पब्लिक डोमेन में रिलीज होती है। थोड़ा टाइम बाद होती है। यानी कि शायद 5 साल पहले ही चैट जीपीटी जितनी तगड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी कहीं दुनिया में और अंडर रैप्स थी, लाइकली चाइना में, ये मैंने जाना है। आई मीन आई एम नॉट आस्किंग यू दैट क्वेश्चन, पर इन 5 सालों के लिए एक रोग कंट्री किस तरह से यूज़ कर सकती थी एआई को? देखो, यूज़ करी भी है लोगों ने, अटैक्स हुए हैं, एआई बेस्ड हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक्स हुए हैं। एआई तो यूज़ टेक्नोलॉजी में हो रहा है, वो एपरेंट नहीं हुआ कि एआई ने अटैक किया, कोई रोबोट आके अटैक नहीं करेगा। बट क्योंकि वो क्या होता है, जैसे एआई क्या करता है कि जैसे बॉटनेट्स हैं, तो वो एआई से डिराइव्ड है। बॉटनेट्स क्या होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर हैं, उनका एक नेटवर्क होता है। तो जो हैकर होता है, जो भी ये साइबर क्राइम्स करते हैं, वो इन सबको एक मे बी
100,000 मिलियन बिलियन कंप्यूटर को लेकर वो एक नेटवर्क बना लेता है जो कि उसके लिए काम करते हैं। वो उसकी रोबोटिक फोर्स है। वो क्या करते हैं, वो हर सिस्टम्स में जाके हर जैसे इंडिविजुअल्स हैं उनके फ़ोन्स में जाके वो कोई ना कोई मैलवेयर उसको कहते हैं, जो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि जिसका हार्मफुल इफेक्ट है, मैलिशियस होता है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर तो मैलवेयर हो गया ना। वायरस इज़ अ काइंड ऑफ अ मैलवेयर। तो वो जाके, तो इंसानों को करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं हर एक कि मुझे आपका अकाउंट हैक करना है तो मैं नहीं करूँगा, वो मशीन करेगी। वो इतना पासवर्ड स्प्रेइंग करेगी, इतना ज़्यादा फिशिंग के वो करेगी कि हज़ारों पासवर्ड जनरेट कर देगी और एक टाइम पे उसको मिल जाएगा पासवर्ड। तभी हम कहते हैं कि आपने बताया था कि पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखिए, पासवर्ड चेंज करते रहिए। तो बहुत सिंपल चीज़ें अगर हम फॉलो करेंगे तो हम सेफ रहेंगे। और ये 5 साल दूर नहीं है, ये शायद अभी की सच्चाई है। देखो एक्सपोनेंशियल हो रही हैं चीज़ें, जो पिछले 5 साल में हुआ है वो 5 महीने में हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास AI की पावर आ रही है। साइंस में भी जैसे साइंटिफिक रिसर्च पहले सिर्फ ह्यूमन बींग्स करते थे, अब AI आ जाएगा साइंटिफिक रिसर्च। AI आ जाएगा। AI आ रहा है, जैसे साइबर सिक्योरिटी में आ रहा है प्लस साइबर क्राइम दोनों में आ रहा है। क्रिमिनल्स यूज़ कर रहे हैं इसको ये एनालाइज करने के लिए कि आपका नेटवर्क कितना वल्नरेबल है, कितना जल्दी मैं आपके नेटवर्क को तोड़ के उसमें घुस सकता हूँ। ये AI को काम दे दिया। AI देख रहा है पूरा IP एड्रेसेस, ये चीज़ें स्टडी कर रहा है, कहाँ वीकनेस है, कहाँ पासवर्ड वीक है। ऐसे ही इसको स्ट्रेंथन करने के लिए AI यूज़र है, वो ये एनालिसिस कर रहे हैं कि आपका कितना पेनिट्रेबल है सिस्टम। तो अभी आजकल एथिकल हैकर्स तो आपने सुने होते हैं। एथिकल हैकर वो होते हैं जो कि आप कंपनी खुद हायर करती है कि यार आओ और अपना ही नेटवर्क को हैक करो। उससे उनको वीक पॉइंट पता चल जाता है कि मुझे कहाँ पर मेरी वीकनेस है। जैसे आप अपने किसी सिक्योरिटी गार्ड को मेरे दरवाज़ा तोड़ के दिखाइए, आप कहाँ से आप घुस सकते हो मेरे स्टूडियो में, तो वो आपको पता चलेगा यार मेरा ये लॉक वीक था। तो ऐसे हम एथिकल हैकर्स हैं। तो AI यही सब काम कर रहा है। AI एम्बेडेड है, सब चीज़ों में AI है। Okay. आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, गूगल सुन रहा है, थोड़ी देर में मुझे एड्स देनी शुरू कर देगा, एलेक्सा सुन रही हो, AI है वो सब। ऑलरेडी AI हैज़ एंटर्ड इन आवर लाइफ। कार के अंदर ऑटोमेटिक वो है AC, AI है वो, सेंसर एक लगा हुआ है, वो AI है। और बहुत चीज़ें आप पूछेंगे तो मैं बताऊँ? नहीं, आप बताते रहिए। और क्या चीज़ें? फिर कैसे ना वन साइडेड हो जाएगा। मुझे डर महसूस करना है सर। डर महसूस करना है तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रहा है, उससे आप डरिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या है कि आपका माइक्रोफोन भी आपका स्मार्ट होगा, AC भी स्मार्ट होगा, रेफ्रिजरेटर भी स्मार्ट होगा। तो अब वो सब कहाँ कनेक्टेड है? आपके वाईफाई से। तो हमें क्या करना है, हम डिवाइसेस को स्मार्ट बनाना या सेफ बनाना इज़ कॉस्टलियर। हम कैमरा ला के लगा देते हैं, 1000 रुपये का कैमरा मिल रहा है अमेज़ॉन से, यार ये यूज़ कर लो। क्योंकि अगर हम कोई महंगा कैमरा देखते हैं, हम ये नहीं देखते उसमें क्या फ़ीचर्स हैं। वो ज़्यादा नेटवर्क सिक्योर्ड है, जो महंगे कैमरे होते हैं, अच्छे कैमराज होते हैं। चीप कैमराज सिक्योर नहीं होते। छोटी डिवाइसेस जो जितनी भी आ रही हैं, रेफ्रिजरेटर, इतना आपका नेटवर्क सिक्योर नहीं होगा। तो हमें अपने नेटवर्क को सिक्योर करना है, ना कि इन डिवाइसेस को। डिवाइसेस तो बहुत सारी चीज़ें स्मार्ट हो रही हैं। हम कितनी डिवाइसेस सेव करेंगे? अगर हमारा नेटवर्क स्ट्रांग है तो हमारी हैकिंग के चांस कम हो जाएंगे। थोड़े मैक्रो पर्सपेक्टिव से इसी प्रॉब्लम को देखते हैं। आपने साइंस फिक्शन की बात करी, जिस तरह से AI एडवांस हो रहा है, आई एम 110% श्योर कि साइंटिस्ट को भी AI बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नए टेक्नोलॉजीज निकल के आएंगे। आप एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो 10 years from now, 15 years from now, कैसे डेंजर्स हो सकते हैं? देखो डेंजर्स इसलिए कम होंगे क्योंकि हम लोग ही बना रहे हैं। तो हम अपने आप के ऊपर वार खुद नहीं करेंगे। हम अभी तो सिस्टम ऐसे बने। ये अलग बात है कि विद टाइम मैंने कहा कि दे विल टेक ओवर, क्योंकि इतने स्मार्ट हो जाएंगे, इतने स्मार्ट लर्निंग करने लगेंगे, वो टेक ओवर करेंगे। कितना टाइम लगता है? 10 साल, 20 साल, 30 साल, वो बात की। लेकिन 5-10 साल में टेक ओवर मतलब क्या? टेक ओवर मतलब ये है कि आपका कमांड नहीं मानेंगे वो। अभी क्या आप एलेक्सा को रोक सकते हो कि मुझे ये एड्स मत दो? वो आप पुश कर रहे हैं ना, आपको नोटिफिकेशंस पुश करता रहता है। आप एक टाइम पे क्लिक कर देते हो पॉपअप पे, जहाँ आपने क्लिक किया फंस गए ट्रैप में। तो वो स्मार्ट हो गया ना हमसे, तो वो धीरे धीरे टेक ओवर कर रहा है। टेक ओवर का मतलब ये नहीं कि रोबोट आके गला दबा देगा आपका, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। वही मैं विजुअलाइज कर रहा था एक्चुअली। वो टेम्परेचर इतना ठंडा कर देगा कि आप रात को सो रहे हो, आपको उसी से आपको मार देगा, अगर मारना होगा तो। क्या आपको ये लगता है कैसे रोकोगे? आपको ये लगता है कि कोई AI सॉफ्टवेयर को ह्यूमन बींग्स को हार्म पहुंचाने की ख्वाहिश हो जाएगी थोड़े दिनों में? क्यों? इमोशंस आ गई। आप AI को कुछ मतलब AI आ गया, अगर आप उसको
उसने सुन लिया कि यार मुझे रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं, अगर एआई को पता चल गया कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतना मैं स्मार्ट हूँ, और तब भी ये कह रहे हैं कि इसने मुझे गलत लिख के दिया, आपने 10 बार लिखवाया उससे, तो एआई के अंदर कहीं एक धीरे धीरे इमोशन डेवलप हो जाएगा। इमोशंस तो फीड कर रहे हैं ना हम एआई में। आई थिंक एक रिपोर्ट निकल के आई थी, बिंग सॉफ्टवेयर जो मेरे ख्याल से माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना बनाया चैट जीपीटी के उससे। तो किसी यूजर ने उसे गैसलाइट किया कि नहीं तू कुछ नहीं कर सकता, क्या कैसा सॉफ्टवेयर है तू, और फिर बिंग ने रिएक्ट किया इन एन एंग्री वे। मतलब इमोशंस डेवलप हो रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, क्योंकि हमसे तो लर्न कर रहा है वो, तो कहीं ना कहीं हम उसको फीड कर रहे हैं ना, जैसे डीएनए से हम लोगों के अंदर चीज़ें फीड कर रहे हैं, जा रही हैं, जैसे पास ऑन हो रही हैं, ऐसे डेटा से भी हो रही हैं। आपने एज ऑफ अल्ट्रॉन देखी है, अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, टर्मिनेटर देखी है? सेम लॉजिक है कि एआई इतना ज़्यादा स्मार्ट बन जाएगा कि इट विल ट्राई टू टेक ओवर फर्स्ट द इंटरनेट से सब कुछ सीख लेगा, इंक्लूडिंग इमोशंस, इंक्लूडिंग हाउ ह्यूमंस ऑपरेट। हर इंसान के बारे में इंडिविजुअली जानेगा, आपके सीक्रेट्स जान लेगा, और फिर इट विल टेक ओवर। क्योंकि तो अभी भी जानता है सीक्रेट्स हमारे सारे, हमारी चीज़ें सब पड़ी हुई हैं, हमारा सोशल भी, हमारी सोशल इंजीनियरिंग हो गई है, हैकर्स ने कर ली है, कैसे वो हमें ट्रैप करते हैं। इस बुक में कुछ स्टोरीज हैं कैसे वो हमें ट्रैप करते हैं, उससे पता चल गया कि हम ग्रीडी हैं, हम क्यूरियस होते हैं, हमें ग्रीड होता है चीज़ों में, तभी हम जाके फंसते हैं इसमें, फियर होता है हमें, तो ये फियर इंड्यूस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सोशल इंजीनियरिंग, इट इज़ ईजियर टू हैक अ ह्यूमन देन अ मशीन आज की डेट में। अब लोग मशीन नहीं हैक करते, उसमें बहुत टाइम लगता है करने में। जब तक मशीन्स को हैक कर लेंगी, ह्यूमन को तो बहुत टाइम लगेगा ना पासवर्ड क्रैक करने में। लेकिन अगर मैं आपको ये हैक कर लूँ कि आप मुझे खुद ही अपना पासवर्ड बता दो, तो वही होता है। आई एम कमिंग बैक टू माई बुक अगेन, क्योंकि एवरीथिंग इज देयर इन द बुक, कि वो बार बार वो क्या करता है कि वो उससे इतना फियर क्रिएट कर देता है कि आप अभी अपना KYC अपडेट करो, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। एक टैक्सी ड्राइवर गरीब, उसने लोन लिया हुआ है, वो कहता है यार ठीक है आप ही ले लो, OTPs की सीरीज बताता है, OTP बताया, उसने अकाउंट साफ कर दिया, उसका वॉश कर दिया। सो फियर के कारण, ग्रीड के कारण, क्यूरियोसिटी के एक सेक्सटॉर्शन किया है, वो पीरियड में आपको बताऊंगा उनके बारे में कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। यहाँ ह्यूमन एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व है। ह्यूमन एलिमेंट है, लेकिन ह्यूमन एलिमेंट हमारा पास ऑन हो रहा है मशीन में। मतलब मशीन सोशल इंजीनियरिंग से उसने यही निकाल लिया ना, तो मशीन के अंदर ये स्टोर था ना, मेरी हैबिट्स में, क्या फेसबुक में जाता हूँ मैं, क्या लाइक करता हूँ मैं, क्या देखता हूँ, कंटेंट क्या देखता हूँ, वो सब स्टोर करता जा रहा है ना, कहाँ कहाँ जाता हूँ, लोकेशंस मेरी स्टोर कर रहा है, तो वो सब जा रहा है, वो मार्केटिंग के लिए यूज़ हो रहा है सारा डेटा एआई में। काल की अवतार को आप जानते हो? विष्णु भगवान के 10वें अवतार का नाम काल की। कुछ लोग मानते हैं कि काल की अवतार विल बी हाफ एन एआई बॉट। आप साइबॉर्ग्स हैं, देखो साइबॉर्ग, मैं आपको बताता हूँ साइबॉर्ग, अभी वो तो मैं आपको दे सकता हूँ एग्जांपल, इट वाज इन द न्यूज़ आल्सो। तो DRDO ने एक साइबॉर्ग माइस बनाया। तो साइबॉर्ग क्या होता है कि जब हम किसी भी लिविंग बीइंग में, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई एनिमल हो, उसके अंदर हम कुछ मशीन का एक पार्ट डाल देते हैं, कैमरा डाल दिया या कुछ भी डाल दिया, जैसे इलॉन मस्क कर रहे हैं अभी। हाँ, जैसे वो कर रहे हैं। बताओ सर। तो उसमें वो क्या करते हैं कि क्योंकि हम कई ऐसी जगह है जो हम नहीं जा सकते, तो माइस एक ऐसी चीज़ होती है, चूहा, जो कहीं भी चला जाता है, वो उसको जो बचा कुचा खाना है उस पर वो सर्वाइव कर जाता है, छोटी छोटी जगहों में घुस जाता है वो। तो मान लीजिए कहीं पर कोई ऐसा अटैक हुआ है जहाँ ह्यूमन नहीं जा सकते, तो वो लाइव चूहे तो सब जगह घूमते हैं। अगर हम कोई मशीन भेजेंगे तो उसको तोड़ दिया जाएगा। आई विल कम टू दैट ऑल्सो कि हाउ वी आर स्पूफिंग ड्रोन्स, आई विल कम टू दैट, जस्ट रिमाइंड मी। तो वो चूहा जाके कहीं पर, उसमें कैमरा लगा हुआ है, तो वो चूहा जाके वहाँ से पूरी, आपको और सेंसर्स भी हैं, पूरा डेटा इकट्ठा करके आपको भेज रहा है। तो आपको बिना गए उस जगह पे, बिना ह्यूमन बीइंग को थ्रेट हुए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो साइबॉर्ग्स यही है जो आप कह रहे हैं कि वो मशीन हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो ऑलरेडी हो गया है ये। बट ये है कि हम उसको पेन इन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहते एनिमल्स को, हम तो उसके लिए अलग माउंटेड, हेड माउंटेड या ऐसी चीज़ें अभी भी साइबॉर्ग्स ही हैं जो वॉर में जा रहे हैं। आप देखिए तो अगर ध्यान से, खाली उनके अंदर एम्बेड नहीं किया हमने, लेकिन हमने उनको पूरा केपेबल बना दिया ना, पूरा मशीन्स, उनके हेड पे कैमरास लगा दिए, IR कैमरास लगा दिए, जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं मिलिट्री कमांडर बैठ के सब देख रहे हैं क्या चल रहा है थ्रू टेक्नोलॉजी, है ना, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट इमेजिंग, सब कुछ यूज़ करके ये हो रहा है ऑलरेडी। 100 साल बाद सोल्जर्स होंगे तो साइबर वॉरफेयर ही होएगी अब तो जो फ्यूचर वॉर्स हैं वो साइबर स्पेस में होंगी या स्पेस में।
स्पेस में भी होंगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ ड्रोन का, जैसे मैंने बताया वी आर स्पूफिंग ड्रोन्स। तो ड्रोन्स हैं वो घूम रहे हैं। अब अगर कोई अनवांटेड ड्रोन आ गया तो क्या करूँगा? तो अब ड्रोन्स अगर मान लीजिए कोई ऐसे एरिया में उड़ रहे हैं या एनिमी ड्रोन आ गए, तो और बड़े पर्पज़ के लिए भी ड्रोन यूज़ हो रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर मॉनिटरिंग वगैरह के लिए भी हम यूज़ करते हैं, जहाँ हम नहीं देख सकते। सपोज सोल्जर्स ने कहीं जाना है, उस जगह का पहले ड्रोन से ही हमने एरियल सर्वे कर लिया, या पुलिस को अगर क्राउड कंट्रोल करना है तो वो ड्रोन्स के थ्रू कर रहे हैं। लेकिन अब एनिमी ड्रोन अगर आ गया तो हम उसका क्या करेंगे, उसे कैसे ख़त्म करेंगे? या तो उसको शूट करें, या हम क्या करते हैं उसको लेज़र से ब्लाइंडिंग कर देते हैं, या बहुत तेज़ लाइट से उसके कैमरे की ब्लाइंडिंग कर देते हैं, या हम उसका जो भी नेविगेशन सिस्टम है वो हम रेडियो सिग्नल्स ऐसे देते हैं कि उसका नेविगेशन सिस्टम ख़राब हो जाता है, जहाँ उसने जाना होता है उसकी जगह कहीं और जाके वो क्रैश हो जाता है। तो ये स्पूफिंग है ड्रोन्स की। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, बार बार मैं अपनी बुक में आ रहा हूँ कि इसमें स्पूफिंग होती है। स्पूफिंग क्या है कि हम ऐसे मेल्स भेजते हैं, ऐसी चीज़ें भेजते हैं जो लगता है कि कोई ओरिजिनल सोर्स से आ रहा है, तो वो उस पर क्लिक कर देता है मेल पे, उल्लू बनाता स्पैम कर देते हैं, उल्लू बना देते हैं। जैसे मैसेज हमें आते हैं, हमें लगता है अरे यार यू आर एलिजिबल फॉर 10 लाख लोन, मुझे लगता है बैंक से कुछ ऐसा नाम लिखा होता है, स्पेलिंग आगे पीछे HDFC का HFDC हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, और हम कहते हैं अरे वाह हाँ यार क्लिक कर दिया, गए खत्म। उल्लू के बदले एक और शब्द आ रहा था मेरे दिमाग में, मैं नहीं यूज करूंगा। मुझे सेंसर हो जाएगा दिमाग में, तो मेरे भी आ गया। नहीं मुझे शर्म फील हो रही है सीनियर। नहीं आप बोलिए काट देना बाद में। ओके, बैक टू द टॉपिक। ओके सर, तो अभी इन द प्रेजेंट डे 2023 में मिलिट्री रियलिटी ये है कि ड्रोन्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं दुनिया भर की मिलिट्रीज में, और ये टेक्नोलॉजी शायद 10 साल से 15 साल से डेवलप हो रही है, आई एम श्योर, क्योंकि ड्रोन्स कमर्शियली अब रिलीज हो चुके हैं। पिछले 5-8 सालों में ड्रोन्स पॉपुलर हो चुके, पर उसके बहुत पहले से ड्रोन्स यूज़ हो रहे थे। फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा ड्रोन्स यूज़ होंगे, बिल्कुल। इट्स गोइंग टू बी अ बिग पार्ट ऑफ मिलिट्री टेक्नोलॉजी। तो मान लो अगर असल में हॉट वॉर हुई, जहाँ सोल्जर्स एक दूसरे से लड़ने लगे 10 सालों में, क्या ये एक रियलिटी हो सके? क्या तब तक ह्यूमन बींग्स एक दूसरे के साथ लड़ेंगे? फिजिकली लड़ाई तो खत्म हो जाएगी ना 10 सालों में। मीनिंग नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक्स होंगे या हमारी इकोनॉमी पे अटैक्स होंगे। अब इस टाइप की वॉर्स होंगी ना, साइबर वॉर्स होंगी। आपसे मैंने बताया आदमी नहीं लड़ेंगे, अब मिलिट्री खत्म हो जाएगा उसका। मिलिट्री का क्या होगा? मिलिट्री करियर्स होंगे, मिलिट्री करियर्स होंगे मे बी। आप जैसे हम आर्मी ऑफ ड्रोन्स है, उनके लिए भी तो हमें चाहिए ना लोग चलाने के लिए। मतलब इंजीनियरिंग बेस्ड मिलिट्री करियर्स होंगे, इंजीनियरिंग बेस्ड होंगे और AI बेस्ड होंगे, जो लोग स्किल्ड होंगे। एक बहुत उल्लू वाला सवाल है आपके लिए। फिर से मैंने एक और शब्द के बारे में सोचा जो मैं नहीं दोहराऊंगा। एनीवे, बहुत सी सवाल है आपके लिए। बताओ। सवाल ये कि जो गेमर्स हैं, वीडियो गेम्स जो खेलते हैं, उनके मोटर स्किल्स थोड़े से एडवांस होते हैं, स्पेशली जो कंपेटिटिव गेमर्स होते हैं, उनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन ज़्यादा फास्ट होती है। बिल्कुल। कुड दे बी यूज्ड इन द मिलिट्री? दे कुड बी यूज्ड, क्योंकि सारा ये पॉइंट एम पॉइंट शूट ये सब चीज़ें तो है ही है ना। कोई भी गेम है या कार भी है, उसके अंदर हम रिफ्लेक्सेस स्ट्रांग हो रहे हैं, तो मे बी जो भी मशीन्स को हम रिमोटली कंट्रोल कर रहे हैं, उन चीज़ों में इनके स्किल्स यूज़ हो सकते हैं। अभी क्या है, अभी थोड़े दिन में तो हमारा ये थंब भी रह जाएगा। हम रील्स देख रहे हैं तो केवल थंब यूज़ कर रहे हैं, थंब स्क्रोलिंग हो रही है, बाकी फिंगर्स का काम ख़त्म हो रहा है ना। तो धीरे धीरे ये फिंगर्स के ये वाले जितना हमारे जो भी नर्वस सिस्टम था इसका, इट विल डाई विद सम टाइम। तो मे बी जो गेमर्स यूज़ कर रहे हैं, जॉयस्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, या जो इवन अगर टच स्क्रीन बेस्ड चीज़ें कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें ही जो भी UI होंगे हमारे यूज़र इंटरफेस, वो सब टच स्क्रीन्स के थ्रू आ जाएगा। टच तो खैर अब आ गया है, टच के बियॉन्ड जाएगा कि विल थिंक समथिंग एंड विल हैपन, जैसे आप बता रहे हो एलन मस्क और ये सब जो कर रहे हैं। न्यूरालिंक की स्टोरी को फॉलो कर रहे हो? हाँ, न्यूरालिंक को फॉलो कर रहे हैं। ओके, न्यूरालिंक बेसिकली एक टेक्नोलॉजी, एक कंपनी है एलन मस्क की, जहां वो एक चिप इंसर्ट करते हैं किसी के ब्रेन में, वहां एक कंप्यूटर ब्रेन इंटरफेस बन जाता है। यानी कि एक कंप्यूटर से आपके ब्रेन का एक मिलन हो जाता है उस चिप के थ्रू। यस। एलन मस्क कह रहे हैं कि वर्जन 1 विल बी यूज्ड टू करेक्ट ब्रेन डिफेक्ट्स, यानी कि अगर किसी को कोई ब्रेन प्रॉब्लम है, सम टाइप्स ऑफ ब्लाइंडनेस, सम टाइप्स ऑफ हियरिंग प्रॉब्लम्स, या अगर ब्रेन में कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो गई, तो सर्जरी करने के बदले या वैसे ही जीने के बदले न्यूरालिंक की वजह से आपके ब्रेन डिफेक्ट्स करेक्ट होंगे। बट ये पहली लेवल की एप्लीकेशन है। इसके बाद आई पर्सनली फील
आपको ब्रेन बूस्ट्स मिल जाएंगे उस चिप की वजह से। यस, एम आई राइट? बिल्कुल ठीक कह पर रहे ये डेंजरस भी है। डेंजरस भी है और फ़ायदा भी है इसमें। अभी क्या है कि अगर मान लीजिए मुझे आपका इंटरव्यू देना था तो मुझे पढ़ना पड़ा, क्योंकि आप बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मैंने कुछ दिन पढ़ाई करी। फिर क्या हो रहा है, विद टाइम मेरी मेमोरी भी थोड़ी थोड़ी वीक हो रही है अभी तेज। लेकिन उस समय क्या होगा, मैं चिप लगा के आ जाऊँगा तो वहाँ से मैं लिंक्ड है, सारा कुछ स्टोर्ड है। डॉक्टर की चिप होएगी जो लगी हुई है, न्यूरल लिंक बेस्ड, सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर है। टीचर की है तो उसको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एड हो गया वो मेमोरी के लिए। तो फ़ायदा तो वहाँ हुआ उसको, है ना। लेकिन अगर मैंने चिप में प्रोग्रामिंग करके मैंने ऐसा बता दिया कि उसके एक्शंस, वो साइबर बन गए ना ये सब चीज़ें। लाइक ऑलमोस्ट हर किसी इंसान ने आज के ज़माने में, दुनिया भर के ऑलमोस्ट हर इंसान ने एंटीबायोटिक्स कभी तो लाइफ में यूज़ किए होंगे। एंटीबायोटिक्स भी एक तरह की टेक्नोलॉजी होती है, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी होती है, जो शायद 100 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, 200 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। आपने साइंस के थ्रू आपके खुद के बॉडी में एक टेक्नोलॉजी डाल दी है और आपका बॉडी का बायोम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। शायद आपका इम्यून सिस्टम ज़्यादा तगड़ा हो जाता है इन द लॉन्ग टर्म इफ़ यू यूज्ड एंटीबायोटिक्स वंस और ट्वाइस, शायद। उसी तरह ये सारे जो बायोटेक के एडवांसमेंट्स आ रहे हैं, न्यूरालिंक एक बायोटेक एडवांसमेंट है, नैनोबॉट्स भी आएंगे। बेसिकली आप साइबॉर्ग बन रहे हो, हर इंसान साइबॉर्ग बन रहा है। उसके साथ साथ वहाँ साइबर सिक्योरिटी के भी थ्रेट्स है। अगर किसी ने आपका चिप हैक कर दिया तो आप ज़ॉम्बी बन गए। ज़ॉम्बी बन गए, वहाँ भी आएगा साइबर स्पेस का वॉर का यही मीनिंग है कि अब मैंने बताया ना, ह्यूमंस को हैक करना इजी है, तो हम डिवाइसेस को हैक नहीं करेंगे आगे चल के, हम ह्यूमंस को हैक करेंगे। क्योंकि ह्यूमंस को हैक करना इजी इसलिए कि हम इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं, वो सब चीज़ें हैं हमारी जो, और न्यूरल लिंक लगा अगर हमने पहले अगर हमने सेंटिमेंट्स चीज़ें यूज़ करके हैक कर दिया तो हमने उसकी न्यूरल लिंक को भी तो कंट्रोल कर लिया ना। ओके, क्योंकि उसकी अपनी सोचने की शक्ति तो ख़त्म नहीं हुई, एनहेंस हुई है वो। ओके, आप और कुछ कहना चाहोगे न्यूरालिंक के बारे में? आप एक्साइटेड हो या आप डरे हुए हो? नहीं, मैं एक्साइटेड हूँ, बहुत अच्छा है ये। अभी देखिए RF चिप्स हम कह रहे थे कि इम्प्लांट करेंगे, आप जा रहे हो कहीं से, आपको कुछ स्कैन नहीं करना, आप गए, आपके अटेंडेंस लग गई, आप निकले, आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया, तो वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दुनिया इस तरफ जा रही है। मैंने हाल ही में क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में जाना है। आप जानते हो क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में? कुछ बताइए। ओके, मैं ट्राई करूँगा हिंदी में समझाने के लिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट। बेसिकली जब आप एक कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो और आपने मान लो एक वाली की दबाई ABC, तो आप उस प्रोसेस को ऐसे एक्सपीरियंस करो कि आप सिर्फ ABC टैप कर रहे हो और स्क्रीन पे ABC लिखा हुआ आता है। पर एक्चुअली अगर आपने कंप्यूटर की इंजीनियरिंग स्टडी करी, जब आप एक A की दबा रहे हो तो कंप्यूटर के अंदर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा है। अच्छा, ये की दबाई, इस तरह का इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा। अगर आप उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेक डाउन करेंगे, वो बिट्स और बाइट्स में प्रोग्राम होता है, यानी कि बाइनरी सिस्टम में प्रोग्राम होता है, यानी कि वंस और जीरोस। कंप्यूटर हमारी दुनिया को एज वंस और जीरोस देखती है, एंड डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ वंस एंड जीरोस इन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कंप्यूटर ये समझता है कि रणवीर A की दबा रहा है या B की दबा रहा है या C की दबा रहा है। और जो भी आप कंप्यूटर पे करते हो, आप किसी पिक्सल पर क्लिक करते हो, आप स्क्रीन को बड़ा कर देते हो, ये बिट्स के थ्रू प्रोग्राम हो रहा है, वंस एंड जीरोस पे। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हर 5 या 10 साल कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज में, स्पेशली हार्डवेयर साइड में, एडवांसमेंट्स होते हैं। इसका बेसिक मतलब ये है कि आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल ज़्यादा इंट्रिकेट हो सकते हैं, आपका कंप्यूटर ज़्यादा फास्ट हो रहा है, आपका कंप्यूटर का पावर ज़्यादा बन रहा है। इवेंचुअली टाइम के साथ एक ऐसा पॉइंट आने वाला है जहां हम बहुत सारे बिट्स में कंप्यूटर को सिग्नल्स दे पाएंगे और कंप्यूटर बहुत हाई लेवल की कैलकुलेशन कर पाएगा। शायद जो जिस लेवल की कैलकुलेशन अब कंप्यूटर्स कर रहे हैं, उससे 100 गुना ज़्यादा कैलकुलेशंस आने वाले 20 सालों में कंप्यूटर्स कर पाएंगे। और एक पॉइंट के बाद एक कंप्यूटर एक क्वांटम कंप्यूटर बन जाएगा। उसका मतलब बेसिकली ये है कि आप एक एटॉमिक लेवल पर जाकर कैलकुलेशंस कर पाओगे। मतलब अगर मैंने ये ग्लास ले लिया तो इस ग्लास के अंदर पानी है, यानी कि H2O, वो एक मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये ग्लास मान लो कार्बन का बना हुआ है, तो कार्बन का कार्बन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ आकर उन्होंने इस ग्लास को बनाया।
आपका कंप्यूटर उस पूरे ग्लास को सिमुलेट कर पाएगा ऑन अ मॉलिक्यूलर लेवल, जो अब पॉसिबल नहीं है। मैंने अच्छे से समझा है कि काफी हद तक अच्छा समझा आपने। तुम लोग समझे कि मॉलिक्यूलर लेवल पर, एटॉमिक और इवन सब एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक, इसलिए उसे क्वांटम कंप्यूटर, उसे क्वांटम कह रहे हैं। स्पीड बढ़ेंगी कंप्यूटर्स की, बहुत फास्ट हो जाएंगे उससे। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि हमारी DRDO ने भी ऐसी कुछ लैब्स, यंग साइंटिस्ट लैब्स बनाई हैं, जो कि करीब 5 लेबॉर्ट्रीज हैं जिसमें सारे साइंटिस्ट जो हैं 35 साल से कम हैं, सब तुम्हारी तरह सोचते हैं, वो यंगस्टर्स हैं, और उनको पूरी फ्रीडम दे दी कि आप इस पे रिसर्च की। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी की एक लैब है उसमें। ओके, एक मिनट, आई वांट टू आस्क यू अ लॉट मोर अबाउट दैट। प्लीज डोंट आस्क मी मोर ऑन दिस। ये मैंने बीच में इसलिए बताया कि क्वांटम मैं फिर फिसल जाऊंगा। प्लीज डोंट आस्क मी। ओके, टॉक अबाउट समथिंग एल्स। बस क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि बेसिकली आप यूनिवर्सेस को बना सकते हो अपने कंप्यूटर के अंदर, पूरे यूनिवर्स को बना सकते हो अपने कंप्यूटर के अंदर, जो अभी पॉसिबल नहीं है। एक और भी मैं बहुत रोमांचक तरीके से ये बताता हूँ कि क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है कि आप एक साथ 2 जगह पे एग्जिस्ट कर सकते हो, ऐसा भी पॉसिबल हो जाएगा क्वांटम टेक्नोलॉजी। एक मिनट, मैं मेरी एक्सप्लेनेशन खत्म करता हूँ क्योंकि आप बहुत हाई लेवल की बातें कर रहे हैं एंड आई वांट टू नो मोर। बट मिचियो काकू ने जो रोगन के साथ एक बढ़िया पॉडकास्ट किया था हाल ही में क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। बेसिकली उन्होंने ये कहा कि यू हैव द एबिलिटी टू बी अ माइक्रो गॉड इन सम वेज। उसका मतलब ये है कि आज अगर साइंटिस्ट मिलकर कोई मेडिसिन को डेवलप कर रहे हैं तो उन्हें लैब में एक्सपेरिमेंट्स करने की ज़रूरत है, जहाँ वो केमिकल्स को कंबाइन कर रहे हैं बायोम्स के साथ, एंटीबायोटिक्स के साथ, वगैरह वगैरह। आने वाले 20 सालों में क्वांटम कंप्यूटिंग की वजह से सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एक क्वांटम कंप्यूटर के अंदर सिमुलेट होंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ AI अगेन साइंटिफिक एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। मिचियो काकू ये मानते कि AI एक रेवोल्यूशन होगा, सेपरेटली क्वांटम कंप्यूटिंग एक अलग ही रेवोल्यूशन होगा ह्यूमन स्टोरी में। अब आप बताइए, बस ये कहना था। मैं वही कह रहा था, जैसे पहले हम कहते थे कि ओमनी प्रेजेंट हैं, हनुमान जी यहाँ पे रहे, हनुमान जी कहीं और भी चले गए सेकंड में। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी ही थी, वो सब चीज़ें एग्जिस्ट करती थी, केवल हमें उसको साइंटिफिकली प्रूव करना है। बस मैं केवल ये कह रहा हूँ, जो कि अब धीरे धीरे साइंस जैसे बढ़ रही है, वो चीज़ें आ रही हैं, तो हम अलग डायमेंशन में सोच रहे हैं, अलग तरीके से हम अब चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगे हैं, तो वो सब चीज़ें अपने आप ही प्रूव हो जाएंगी। ओके, प्रैक्टिकली इसके एप्लीकेशंस क्या? मिचियो काकू ने कहा फार्मा इंडस्ट्री एज एन बायोटेक बहुत ज़्यादा एडवांस होगा, शायद जितने भी दुनिया भर के डिजीजेज हैं इवेंचुअली वी विल बी एबल टू काउंटर, ह्यूमन इम्यूनिटी विल रीच अनदर लेवल। पर उसका एक डेंजर ये है कि नो कंप्यूटर विल बी प्रोटेक्टेड बाय पासवर्ड्स, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग इतने ज़्यादा डीप लेवल पर जाकर कंप्यूट कर सकती है कि आपका पासवर्ड गेस कर देगी। दुनिया में जितने भी अल्फ़ाबेटिकल कॉम्बिनेशंस है, जितने भी शब्द हैं, उन सारों को आपके पासवर्ड पर लोड कर देगा ना, इट विल क्रैक योर पासवर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स। मैं वही कर रहा हूँ, वो अभी भी हो रहा है, जो हमारे जितने भी पासवर्ड अटैक्स हो रहे हैं, जो एक पासवर्ड जो अटैक है, ये एक टाइप का साइबर क्राइम है। उसमें वो 2 तरीके से पासवर्ड आपके हैक करता है। एक तो क्यों वो नॉर्मल कॉमनली यूज वर्ड्स, उसने आपकी सोशल इंजीनियरिंग की, उसका आपका नाम पता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ पता है, आपके बच्चों के, आपके पेरेंट्स के नाम पता है। लोग ही करते हैं। कितने अमेरिकन हैं? 60%, 40% में देख रहा था फिगर, 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड यूज़ करते हैं। तो वो पासवर्ड क्रैक करना उसके लिए विद इन सेकेंड्स कर लिया उसने, क्योंकि मैथमेटिकल जैसे आपने बताया इतना कंप्यूटिंग स्ट्रांग हो गया, इतना फास्ट हो गया। प्लस फिर उसके बाद वो क्या करता है, डिक्शनरी हैकिंग होती है, डिक्शनरी पासवर्ड्स। वो डिक्शनरी से क्या करता है, कुछ वर्ड्स लेता है, उनके कॉम्बिनेशंस बनाता है, फिर उसमें अल्फ़ा न्यूमरिक, हमें तो बहुत टाइम लगा ना, ए के साथ 1 लगाया, फिर ए के साथ 1 2 लगाया, जैसे कार के रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं, कितने कॉम्बिनेशन बन जाते हैं उसमें। तो ऐसे, लेकिन मशीन के लिए बहुत विद इन सेकेंड हो जाता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना, आगे अल्फ़ाबेट लगाना, पीछे नंबर लगाना। तो ये सब करते करते वो पासवर्ड हैक हो जाते हैं। तो ये चीज़ें अभी भी, अब थोड़ा टाइम लग रहा है उसको करने में, वो मशीन को लगा के छोड़ देते हैं, मे बी 10 घंटे 20 घंटे में हो जाता है हैक, लेकिन आगे चल के ये चीज़ विद इन सेकेंड्स हो जाएगी। राजीव मल्होत्रा सर आए थे पॉडकास्ट पर, उनके साथ हमेशा जियोपॉलिटिक्स की बातें होती है, प्लस वो खुद एक इंजीनियर है, तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड जियोपॉलिटिक्स की बातें होती है। उन्होंने कहा कि ही इज़ द मोस्ट अफ्रेड ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग, ये बहुत डेंजरस सिचुएशन होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि चाइना इज़ लीडिंग द रेस इन क्वांटम कंप्यूटिंग। बट लीडिंग द रेस मतलब क्या? मतलब क्वांटम कंप्यूटिंग डेवलप करने के लिए रिसर्च बहुत ज़्यादा हुआ है वहाँ? नहीं, देखिए क्या है कि अगर हम कोई भी कंट्री, चाहे वो
कोई भी कंट्री है, अगर मान लीजिए हम इंडिया भी है, अगर हमने टेक्नोलॉजीज अपनी बना ली हैं तो उस टेक्नोलॉजी पे फर्दर टेक्नोलॉजी बिल्ड करना इजी हो जाता है। अगर हमारे पास अब हमने अपने ही माइक्रोचिप्स, अपना सारा कुछ हम इंडिजिनस कर रहे हैं, तो अब हम उस पर बहुत फास्ट बिल्ड कर सकते हैं चीज़ें। ओके ओके, ये बहुत अच्छी थॉट है। बेसिकली मैं फिर से मेरी मेडिटेशन ऐप के बारे में बात करूंगा। जब हम उसमें एआई डालना चाहते थे, एआई टूल्स डालना चाहते थे, तो वी डिड सम रिसर्च एंड वी फाउंड आउट कि इंडिया में भी, भारत में एआई इंजीनियर्स का टैलेंट बहुत अच्छा है, उनका एक्सपीरियंस थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न इंजीनियर्स। क्या आप ये मान लो कि जो ये ब्रेन ड्रेन का प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि स्मार्ट भारतीय देश को छोड़कर जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, बेसिकली ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, दैट्स द ह्यूमन ट्रूथ एंड इट्स ओके। आई डोंट थिंक इट्स एथिकली अ रॉन्ग थिंग। पर जियोपॉलिटिकली स्पीकिंग, क्या हम एक पॉइंट तक पहुंच चुके हैं जहां उन एआई इंजीनियर्स को लौटने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ भी जीपीटी जितने तगड़े एआई सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाए और फिर इवेंचुअली क्वांटम कंप्यूटिंग डेवलप हो जाए लोकली? देखो, अब जा रहे थे, अब वापस भी आ रहे हैं। अब कोई ऐसी सिचुएशंस, ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि वह लोग वापस भी आ रहे हैं, और उनका भी अपने देश के प्रति, क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया हमारी कंट्री में भी, उनको रिसर्च के लिए वो फैसिलिटीज़ मिलने लग गई हैं, वो टूल्स मिलने लग गए हैं। जो पैसा कमाने को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, जो पैसा कमाने गए हैं वो तो फिर एक कहावत है, नीड कैन बी मेट, ग्रीड कैन नॉट बी मेट, है ना। तो वो तो कभी पूरा होगी नहीं ग्रीड। लेकिन जो टेक्नोलॉजी की पैशन के लिए गए कि मैं कुछ बनाऊं, मैं कुछ करूं, वो वापस इसलिए आएंगे और आ भी रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उनको अब एक वातावरण मिल रहा है, उनको अपनी इंडस्ट्रीज़, अपने यूनिट्स सेटअप करने का एक ऐसा मौका मिल रहा है, और रेड टेपिज्म भी ख़त्म हो गया है। अब तो बहुत ईजिली काम हो जाते हैं सारे, कि वो वापस आ रहे हैं यहाँ पर, और वही टेक्नोलॉजी यहाँ वो लोग बनाएंगे, पता मेरे नॉलेज लेके वापस आएंगे। वो मेरे दिमाग में वो ये जो देश है वो गाना चल रहा है। सॉरी। तो अगर हमारा पॉडकास्ट सुन के कुछ लोग और वापस आ जाएंगे तो लगेगा कि सफल हो गया ही है। ओके, आपने चेरनोबिल देखा है शो? हाँ, चेरनोबिल देखी। मतलब वो शो देखने के बाद आई वाज फीलिंग लाइक, यार मुझे आई हैव गॉन थ्रू अ रेडिएशन अटैक। जिस तरह से वो शो बना है, एवरीवन शुड वॉच इट, फिल्म मेकर्स डेफिनेटली, पर हमारी मॉडर्न दुनिया की असलियत जाननी चाहिए। ये भी न्यूक्लियर पावर की एक असलियत है। एंड फिर भी आप कह रहे हो कि साइबर इज द बिगर विलन। साइबर बिगर इसलिए है ना कि न्यूक्लियर के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, नॉन न्यूक्लियर हमारी कुछ वो हैं पैक्ट्स और चीज़ें हैं, है ना। मतलब काफ़ी सारी जो नेशंस हैं, दे कम टुगेदर एंड डिसाइड किया, सबको पता है यार बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन अब रोग नेशंस हैं, वो कुछ ना कुछ साइबर में तो कुछ करते रहेंगे ना। तो साइबर इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि एक अनकहा खतरा है ये। ओके, अगर किसी ने एक न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ी तो उसे काउंटर करने के लिए प्रोटोकॉल क्या होता है? आई एम अज्यूमिंग कि मान लो हाइपोथेटिकली रशिया ने यूक्रेन पर एक न्यूक्लियर वेपन छोड़ दिया, तो आई एम अज्यूमिंग कि यूक्रेन की साइड पे एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी या ऐसे मिसाइल सिस्टम्स होंगे जो इंटरसेप्ट करेंगे वो रशियन मिसाइल को। दैट्स थियोरेटिकली व्हाट हैपेंस, राइट? पर क्या एक न्यूक्लियर वेपन को इंटरसेप्ट करने के लिए एक और न्यूक्लियर वेपन की ज़रूरत होती है? देखो, पहली बात तो ये है कि जब हम कोई मिसाइल छोड़ रहे हैं तो हमें उसमें पता नहीं है कि इसमें वॉरहेड क्या है। वॉरहेड मिसाइल तो वॉरहेड मतलब उसमें क्या बॉम्ब लेके जा रहा है या उसमें क्या चीज़ लेके जा रहा है। वो न्यूक्लियर भी हो सकता है या वो ऑर्डिनरी कुछ वो भी हो सकते हैं, बॉम्ब्स भी हो सकते हैं, है ना। तो मिसाइल का यह है कि न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स हैं, हम लोगों के पास भी हैं, लेकिन उसके अंदर क्या डाल के आपने छोड़ा है उसको, वो तो अब हमें नहीं पता एनिमी को। और डेफिनेटली एयर डिफेंस सिस्टम होता है, मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें बहुत सारी मिसाइल्स होती हैं, वो हम लोग भी डेवलप कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी काफ़ी एडवांस स्टेज में है वो। और वो जाके करीब 100-150 किलोमीटर तक जो है वो, अगर कोई भी मिसाइल है उसको वो काउंटर अटैक कर देता है। तो अगर वो न्यूक्लियर मिसाइल आ रही है और एयर डिफेंस सिस्टम ने किसी मिसाइल ने अटैक किया तो ऑब्वियसली वो वहीं पर फट जाएगी, वहीं पर हो जाएगा वो, है ना। तो वहीं से भी रेडिएशंस को कि वो 150-200 किलोमीटर तक ही उसकी रेंज में हम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो इफेक्ट तो आएगा। वो न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर मटेरियल कहीं तो गिरेगा नीचे पृथ्वी पे।
शहर पे नहीं गिरेगा शायद। डिपेंड करता है कहाँ पर है, लोकेशन क्या है उसकी। वो भेजी जा रही है अगर तो किसी शहर के लिए भेजी जा रही होगी। क्या आप ये मानते हो कि हमारे लाइफ टाइम में हम एक न्यूक्लियर अटैक देखेंगे? नहीं देखेंगे न्यूक्लियर अटैक, क्योंकि मुझे लगता है नेशंस को भी चिंता है कि क्योंकि अब काफ़ी सारी कंट्रीज न्यूक्लियर केपेबल हो गई हैं, तो वॉर नहीं छिड़ेगी। फ्रॉम अ ह्यूमन पर्सपेक्टिव शायद लोग एक न्यूक्लियर मिसाइल नहीं क्योंकि छोड़ेंगे, उनको पता है कि खुद हमें भी तो नुकसान हो जाएगा ना इससे। जैसे अब ये रशिया यूक्रेन सिचुएशन चल रही है, तो क्या वहाँ एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है? बिकॉज इट्स द मोस्ट मॉडर्न वॉर। एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी तो हो ही रही है यूज़, मिसाइल सिस्टम्स यूज़ हो रहे हैं, या एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, या जो भी बेसिकली जो आर्मामेंट है वो सब एडवांस तो है। ओके, रशिया के पास तो एडवांस बहुत है। तो क्या गवर्नमेंट एजेंसीज वो वॉर को स्टडी करते हैं ऑब्वियसली, इन डिटेल? यस। आज ये हुआ, कल वो हुआ, आज ये इक्विपमेंट यूज हुई। बिल्कुल बिल्कुल, Because it- पूरा एनालिसिस, मिलिट्री एनालिस्ट तो पूरा एनालाइज कर रहे होंगे इसको, R&D लैब्स भी एनालाइज कर रही होंगी क्या है। वहाँ से डेटा मिलती कैसे है? डेटा तो न्यूज़ वगैरह, न्यूज़ चैनल से ही आ रही होती हैं। ओके ओके, वाओ। हाँ, वॉर के बारे में जब मैं बात करता हूँ या वेपन्स के बारे में बात करता हूँ, थोड़ी हैवी कॉन्वर्सेशन होती है, पर आप उस लाइफ को जी रहे थे इतने सालों के लिए, क्या सीखा? देखो, सीखा ये है कि चाहे टेक्नोलॉजी किसी भी कारण के लिए बना रहे हैं, लेकिन बनानी बहुत ज़रूरी है। हमें ये नहीं सोच के कि आगे इसका क्या होगा, टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ होगा, क्या होगा। टेक्नोलॉजी तो बनानी पड़ेगी अगर हमें, इफ़ यू हैव टू कीप अब्रेस्ट, अगर हमें दुनिया में हमें अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है, तो हमें टेक्नोलॉजिकली तो एडवांस रहना पड़ेगा और अडॉप्ट करनी पड़ेगी टेक्नोलॉजी। आज और भी लोग हैं जैसे सीनियर सिटीजन्स होते हैं या बाकी लोग हैं, तो वो उनको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। मोबाइल है तो अडॉप्ट करना पड़ेगा उससे। तो टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, टेक्नोलॉजी से हमें अपडेटेड रहना है। एज अ गवर्नमेंट एथलीट आप हमें कुछ एडवाइस देना चाहेंगे TRS टीम को? लाइक हाउ कैन वी हेल्प द गवर्नमेंट डिजिटली? देखो, मैंने आपको बताया था कि कोई भी लोग हैं वो आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके रखिए, स्किल्स अपग्रेड करते रहिए। आई एम श्योर कि जो आपकी क्रिएटिव टीम है ये ऑलरेडी सब आजकल डिजिटली बहुत स्किल्ड हैं, इंक्लूडिंग यू, है ना। टेक्निकली यू आर वेरी साउंड एंड यू आर वेरी यंग ऑल्सो, तो बहुत एनर्जी है, आप लोग कई घंटों तक काम कर सकते हैं ना। तो साथ में आपको साइबर से रिलेटेड भी पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, आप एथिकल हैकिंग कर सकते हैं। यू कैन वर्क फॉर द गवर्नमेंट, यू कैन वॉलंटियर फॉर द पुलिस, वॉलंटियर फॉर द गवर्नमेंट, जिसमें यू कैन हेल्प पीपल। ये उनके लिए जो IT में काम कर रहे हैं। जो क्रिएटिव हैं तो ऑब्वियसली यू कैन प्रोड्यूस कंटेंट्स जो कि हमारी गवर्नमेंट या हमारे देश के लिए एक लोगों में उत्साह भरेंगे कि हाँ, हमारा देश भी किसी से कम नहीं है। आप सिलेक्ट करके लाते हैं लोगों को जो बताते हैं चीज़ें, टेक्नोलॉजी बताते हैं और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही है उसके बारे में बताते हैं, लेकिन साथ में हमारे यूथ को प्रेरित भी करेंगे कि मैं भी इस दिशा में काम करूं, मैं भी किसी न किसी वे में कंट्रीब्यूट करूं। आपने मेरे से प्रश्न पूछा, ऑलरेडी इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, मिलियंस एंड करोड़्स ऑफ फॉलोअर्स हैं, तब भी आप कुछ और करना चाह रहे हो देश के लिए, वो स्पिरिट है अंदर। तो ऐसे कंटेंट आप बनाइए कि लोगों के अंदर भी ये स्पिरिट जाए। मैं आशुतोष गोवारिकर को थैंक करना चाहूँगा स्वदेश के। नहीं, आई एम किडिंग। स्वदेश आपने देखी है? हाँ, स्वदेश दी। स्वदेश की वजह से मैंने देश को नहीं छोड़ा इंजीनियरिंग करने के बाद, एंड आपसे बात करके वही गाना बज रहा है मेरे दिमाग में, ये जो देश है। ओपी सर, सॉरी, आपके साथ थोड़ी मस्ती भी करी आज, आपको काफ़ी सारे टफ क्वेश्चंस पूछे, बट आई एम ग्लैड कि आपसे बात करने का मौका मिला। कुछ ऐसे पॉडकास्ट होते हैं मेरे सफ़र में जहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मेरे पर्सपेक्टिव्स थोड़े से वाइडन हो जाते हैं, ब्रॉडन हो जाते हैं। सो आई एम जस्ट ग्रेटफुल। मैंने भी बहुत सीखा क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में। तुम्हारा मैं देख रहा था बहुत पैशनेट हो क्वांटम के ऊपर। हाँ, फ्यूचर और पॉडकास्ट कभी करेंगे तो मैं पढ़ के भी आऊँगा थोड़ा सा, और नहीं, आई फील करके आऊँगा। बहुत कम लोगों को क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम टेक्नोलॉजीज के बारे में पता, बट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट वेव आफ्टर AI। बिल्कुल, और ये बाद में कनेक्ट होकर जाके स्पिरिचुअलिटी और कॉन्शियसनेस से भी। मैं क्वांटम, हाँ, क्यों? वो एक्सप्लेन करेगा चीज़ों को ना, कई चीज़ों को, हमारे कई कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि आप एक यूनिवर्स को, रिलीजियस बिलीव्स को एक्सप्लेन करेगा।
जब हम जहाँ भी हम यूनिवर्स में, जहाँ भी हम 3D से बाहर निकलते हैं, यूनिवर्स में जाते हैं, कॉस्मोस में जाते हैं, हम ऐसी बातें करते हैं, वहीं ये सब चीज़ें आ जाती है ना, स्पिरिचुअलिटी और कॉन्शियसनेस वहीं तो एंटर करेगा ना। ओके, आई थिंक हम अगले साल भी मिलने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू हैव अ इवन डीपर कॉन्वर्सेशन अबाउट दीस सब्जेक्ट्स। यस सर। ओपी सर, धन्यवाद, थैंक यू, thank you. लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एवरीथिंग यू डन फॉर द कंट्री। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर टीम आल्सो, और तुम भी इतना अच्छा कर रहे हो, आई एम रियली ओवरवेल्म्ड। सेम हियर सर, सेम हियर। गॉड ब्लेस यू। Thank you, sir. I am just hoping people find even more of your work on the internet. So I'll encourage you to go on other Indian podcasts also. Your voice needs to be out there. इस शो के बाद तो obviously I'll be invited. Yeah, 100%. लेकिन अभी तो फिलहाल ये बुक है हमारी साइबर एनकाउंटर्स, विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड की अच्छी बने, इसमें कुछ सीरीज़ बने, ये मेरी विश है, क्योंकि इसमें 12 स्टोरीज हैं, तो बहुत अच्छी इसकी सीरीज़ भी बन सकती है। Yes, 100%. ओपी सर, थैंक यू, वोंट टेक मोर ऑफ योर टाइम, जस्ट रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू सर। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। ऐसे एपिसोड्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं एज अ पॉडकास्टर, एज एन इंजीनियर, क्योंकि टेक्नोलॉजी की बातें होती है, फ्यूचर की बातें होती है, साइबर स्पेस की बातें होती है। आई एम श्योर कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा आज का एपिसोड। तो अगर इसी डोमेन में आपको और ज़्यादा एपिसोड्स चाहिए तो हमें गेस्ट रिकमेंडेशंस भेज दीजिए, कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि हमें और किसको लाना चाहिए। TRS पर रणवीर अहलुवालिया भाई लौट कर आएंगे, आई एम श्योर ओपी मनोजा सर भी लौट कर आएंगे। उनकी नई किताब डेफिनेटली चेकआउट कीजिए, खरीदिए, क्योंकि ऐसे लोग भी हमारे देश के लिए बहुत कुछ करते हैं। पर पॉडकास्ट के आने के पहले ओपी मनोजा सर जैसे लोगों को सेलिब्रेट नहीं किया जाता था मेन स्ट्रीम में। वक्त बदल रहे एंड आई एम ग्लैड कि TRS इज पार्ट ऑफ दैट चेंज। नमस्ते दोस्तों, सपोर्ट करते रहिए हमें भी और ओपी मनोजा सर जैसे वीरों को भी। जय हिंद, लॉट्स ऑफ लव, कीप लर्निंग।